नमस्कार। फिर आज एक बार आपके बीच में हैं हम। विश्वरूप ओलंपियाड की तैयारी कैसे करें इसके भाग में। विश्वरूप ओलंपियाड भारत को जानने के लिए, भारतीयों को भारत के बारे में और विचार करने के लिए, और भारत को जहां भारत था वहां पर ले जाने का एक प्रयास है। मतलब कहने का, भारत को अगर जानना था तो तीन चीजें भारत के बारे में कही जाती थी। भारत विश्व गुरु था, मतलब पूरे विश्व के लोग भारत में आकर शिक्षा प्राप्त करने पे प्राउड महसूस करते थे, गर्व की अनुभूति करते थे। दूध घी की नदियां बहती थी, उन्हें संपन्नता इतनी थी कि कहीं किसी बात की कमी नहीं थी। सोने की चिड़िया थी, भी संपन्नता थी, माने खाद्यान्न में भी संपन्नता थी और आर्थिक पक्ष की भी संपन्नता थी। तो शिक्षा की होने के कारण से शैक्षिक और आध्यात्मिक, सोने की होने के कारण से आर्थिक, और दूध घी की नदियां माने खाद्य पदार्थों की संपन्नता, सब प्रकार की संपन्नता थी। विश्वगुरु भी मानते थे। ये कैसे हुआ था? तो ये हुआ था यहाँ की दोहन की प्रवृत्ति के कारण से, संसाधनों का उचित और संयमित प्रयोग करने से। और इसीलिए जब ये तीनों को जोड़ कर देखते थे तो एक नए प्रकार के शब्द की खोज की गई, और वो खोज था लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब था जिसमें कोई भी पीड़ित ना हो, जिसमें कोई भी बीमार ना हो, जिसमें कोई भी गरीब ना हो, जिसमें कोई भी भूखा ना हो। तो ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना वो हमने राम राज्य के रूप में माना कि ये है कल्याणकारी राज्य। ये जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना थी ये पूरे भारत में थी, और पूरा भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र था। बस भारत आजादी से पहले एक भौगोलिक राष्ट्र नहीं था। दोनों में अंतर है, एक देश है, एक राष्ट्र है। तो भौगोलिक सीमाएं भले ही एक थी, लेकिन उसके अंदर साम्राज्य बहुत सारे थे। कई नवाब थे, कई राजा थे, कई रजवाड़े थे, कई महाराज थे। मतलब छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे केंद्रों को मिलाकर एक भारत था। उन सब की पहचान एक थी, इसलिए उसको सांस्कृतिक राष्ट्र बोला गया। राजा रजवाड़े अलग अलग थे, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ऐसा कहा गया कि 560 रियासतों को सरदार पटेल ने इकट्ठा किया। तो तब भौगोलिक रूप से एक भारत 1947 में हुआ। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना है, ये खंडित हुई, ये विखंडित हुई। विखंडित कब हुई? तो शक आए, हूण आए, कुषाण आए, पुर्तगीज आए, डच आए, उनसे नहीं हो पाई। वो तो यहीं पे आके मिल गए। इस लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को जो तोड़ना शुरू किया, जिसको विघटन करना जिसने शुरू किया, वह मुगल काल। उनकी सोच, उनकी विचार, उनकी शैली वो बिल्कुल डिफरेंट थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले भारत के विरासतों को तोड़ना शुरू किया, सांस्कृतिक विरासतों को तोड़ना शुरू किया। मंदिर तोड़े, ध्वस्त कर दिए। नालंदा, तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालय समाप्त कर दिए, जला दिए। 6-6 महीने तक आग लगती रही। गुरुकुल व्यवस्था खत्म कर दी। तो जो सांस्कृतिक विरासतों के हब होते थे उनको तोड़ दिया। लेकिन ये हमारे संविधान निर्माताओं का बहुत बड़ा मैं योगदान कहूंगा, या उनकी दूरदृष्टिता कहूंगा, कि एक बार फिर उन्होंने उन्हीं प्रतीकों को, उन्हीं मान बिंदुओं को, जो भारत को भारत बनाते थे, जो भारत को विश्व गुरु बनाते थे, जो भारत को सोने की चिड़िया बनाते थे, उनको चित्रों के माध्यम से इस संविधान पे रखा है। अब हमारे को उन चित्रों को समझने की जरूरत नहीं है, अब समझने की जरूरत है कि उन चित्रों के भाव क्या थे, वो किस गुण को हमारे सामने रखते थे, ये समझना पड़ेगा। तो चित्रों के साथ उनके भाव ये आपको अपने माताजी से, पिताजी से, संचार के और माध्यमों से समझने पड़ेंगे। भारत सरकार ने समय समय पर कुछ राष्ट्रीय प्रतीक भी घोषित किए हैं। उन राष्ट्रीय प्रतीकों को क्यों भारत सरकार ने अडॉप्ट किया? क्यों वो जो राष्ट्रीय प्रतीक है इस देश के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी राज्य के हो, सबको समान रूप से स्वीकार करने का आग्रह किया? तो किस भाव से किया? वो जो प्रतीक है वो कौन सा भाव समाज में भरने का काम करते हैं, इसकी भी जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए। और ये जानकारी आपको प्राप्त करनी पड़ेगी अपने माध्यमों से, अपने साधनों से। लेकिन उन्हीं प्रतीकों के भाव के आधार पर विश्वरूप ओलंपियाड की तैयारी करने में आपको मदद मिलने वाली है।
इसलिए एक बार फिर अपनी मम्मी से, पापा से, गुरु से, शिक्षक से विचार करो, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक किस भाव को हमारे अंदर स्थापित करने का काम करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।